समय बीतता जा रहा था और अधीश उसी तरह बेहोश जमीन पर पड़ा हुआ था। उधर मांत्रिक पुष्कर न जाने कितने दिनों से बाहर बैठा हुआ अधीश का इंतजार कर रहा था। वो वहां बिल्कुल अकेला था और अब उम्मीद भी खोने लगा था। कब आएगा अधीश को होश और कब खत्म होगी पुष्कर की प्रतीक्षा। कुर्दमान पर आई इस नई मुसीबत का सामना किस तरह करेंगे मांत्रिक। तांबई बालों वाला मांत्रिक पूछ रहा था। मांत्रिक उमाली, आपको क्या लगता है कि कुर्दमान द्वीपों की रक्षा करने के लिए हमें अब क्या करना चाहिए? मांत्रिक ने बोलते ही अपनी निगाहें मांत्रिक उमाली के चेहरे पर टिका दी। साथ ही बाकी सभी उपस्थित मांत्रिक भी उमाली की ओर देखने लगे। फिर भी मांत्रिक उमाली अविचलित रहा और ठंडे स्वर में बोला, और क्या करना है? आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि अब हमारे पास मांत्रिक कौशल से मदद मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यदि वे भी हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमें इस द्वीप को छोड़ना ही पड़ेगा और इसके साथ ही हमारा अस्तित्व और हमारी पहचान भी नष्ट हो जाएगी। जादू भवन और वर्षा भवन के मांत्रिकों के चेहरे काले पड़ गए। वे जानते थे कि ये द्वीप छोड़कर चले जाने का क्या परिणाम होगा। उनकी पहचान उनसे छीन जाएगी, उनका संगठन टूट जाएगा और वे एक बार फिर घुमंतु मांत्रिक कहलाने लगेंगे, जैसा कि इन गुटों के गठन से पहले होता था। तब ना तो संगठन की शक्ति बचेगी, ना ही दुनिया में उनकी कोई इज्जत होगी। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, वे इतनी आसानी से ये द्वीप छोड़ने वाले नहीं थे। रिवान ने कहा, लेकिन मांत्रिक उमाली, जब मांत्रिक कौशल पहली बार इस द्वीप पर आए थे, तभी उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि वे यहाँ केवल अस्थायी रूप से आए थे और वे किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। हमेशा अकेले ही रहे और अकेले ही यहां से चले गए। बोलते समय इस मांत्रिक रेवान की भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। कुर्दमान द्वीप पर अस्थायी रूप से रहने वाले और किसी भी गुट में शामिल न होने वाले भी कई मांत्रिक थे, लेकिन वे इतने शक्तिशाली और महान हुआ करते थे कि अकेले ही अपने लिए संघर्ष कर सकते थे। उन्हें किसी गुट के संरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर भी मुख्य पदों पर आसीन इन प्रमुख गुटों के केवल उच्च अधिकारी ही इस बारे में जानते थे। महान कौशलनाथ भी केवल अस्थायी रूप से यहां आते जाते रहते थे और इन समुद्री जानवरों के खिलाफ कुर्दमान द्वीपों की रक्षा में मदद करने का कोई दायित्व नहीं था। मांत्रिक उमाली खड़ा हुआ और जोर से कहा, यह सच है कि मांत्रिक कौशल ने शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर दिया था, लेकिन हम एक बार उनसे प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। हम 3 गुट इतने सालों से इस द्वीप पर काम कर रहे हैं और मुझे यह भी पता है कि हम सभी के पास बेशकीमती खजाना है, लेकिन इस बार लड़ाई खजाने या धन के लिए नहीं, बल्कि हमारी भूमि और अस्तित्व के लिए लड़नी होगी। हमारे अस्तित्व की तुलना दुनिया के किसी खजाने से नहीं की जा सकती। यदि कुर्दमान द्वीप ही न रहा तो हम क्या रह जाएंगे। इसलिए हम कौशल से प्रार्थना करेंगे और जरूरत पड़ी तो अपना खजाना भी उन्हें सौंप देंगे। मुझे विश्वास है कि वो हमारी मदद करने के लिए मान जाएंगे। रेवान और अन्य मांत्रिक उमाली की बात से पूरी तरह सहमत हो गए। सभी ने एक सुर में कहा, ठीक है मांत्रिक उमाली, हम आपके साथ हैं। मांत्रिक उमाली ने सबको आश्वस्त किया और सभा समाप्त हो गई, जिसके बाद मांत्रिक चले गए। यह मेरे वायु भवन और पूरे कुर्दमान द्वीप समूह के सामने सबसे बड़ी आपदा है। मांत्रिक उमाली की आंखों में चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। भड़ाम! एक जोर का शब्द हुआ, जैसे दूर कहीं बादल फटा हो। यह आवाज सुनते ही अधीश अपनी गहरी बेहोशी से जाग उठा। कुछ देर उसे यह समझने में लगी कि वो कैसे और कब बेहोश हुआ था। फिर उसने एक बार फिर अपनी पूरी दिमागी ताकत इकट्ठी की और प्रज्वलन को स्थिर करने में जुट गया। अंततः उसका स्वरूप बदलने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी दिमागी शक्ति प्रज्वलन पर एक लहर की तरह बह रही है और वो आग के एक सीमाहीन समुद्र के बीच में डूब रहा है। आग की लपटों ने उनकी पूरी चेतना को घेर लिया और उनके पूरे शरीर में एक असहनीय जलन फैल गई। उसके दिमाग की ऊर्जा भी इस झुलसाने वाली अनुभूति को रोकने में सक्षम नहीं थी। यहां तक कि इस जलन से अधीश को एक झटका सा लगा। मन की शक्ति कुछ निराकार थी और भ्रामक थी।
हालांकि आग का ये गोला वर्तमान में उसकी दिमागी शक्ति को भी जलाने वाला लग रहा था, लेकिन यह अधीश की अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। प्रज्वलन कुछ ऐसा था जिसे अधीश के पास समझने का कोई तरीका नहीं था। यहां तक कि महान मांत्रिक भी ये समझने में सक्षम नहीं थे कि ये क्या था। अधीश जैसे किसी व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दें। फिर भी उसने इस प्रज्वलन को परिष्कृत करने का इरादा नहीं किया था, बल्कि अधीश ये जानना चाहता था कि प्रज्वलन उसके लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। प्रज्वलन द्वारा उत्पन्न प्रचंड तापमान को सहन करने के बाद अधीश को यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि पूरे स्मारक की स्थिति उनके दिमाग में अंकित हो गई थी। साथ ही उसे इस स्मारक के अपने नियंत्रण में होने का भी एहसास हो रहा था। धीरे धीरे उसके दिमाग में इस स्मारक की रूपरेखा उभरने लगी। ये एक बड़ा जहाज लग रहा था और बाहर हवा के बुलबुले वास्तव में सुरक्षात्मक ऊर्जा की परतें थीं, जो पूरे जहाज को घेरे हुए थीं। ये जहाज समुद्र के तल में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में सक्षम था। भले ही कई हजार साल बीत गए हों, जब तक स्मारक में ऊर्जा थी तब तक वो खुद को बनाए रखने में सक्षम था। इस ऊर्जा के लिए रत्न मणियां ही काफी नहीं थीं। इनके अलावा जहाज स्वयं भी अग्नि तत्व की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। बेशक समुद्र के तल पर कोई अग्नि तत्व नहीं था, लेकिन जहाज के चारों ओर हल्की दरारें दिख रही थीं, जिनकी किरणें अंतरिक्ष तक जा रही थीं। जहाज ने इस तरह की दरारों के माध्यम से अग्नि तत्व को अवशोषित किया और खुद को सहारा देने के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल किया। अब अधीश की समझ में आ चुका था कि यह स्मारक एक अत्यंत शक्तिशाली रसायन उत्पाद की संरचना है। यह अंतरिक्ष समय से अग्नि तत्व को अवशोषित करने में सक्षम है। अधीश के मन में विचार आया, यह जहाज वास्तव में अनोखा है, लेकिन महान मांत्रिक निखिल चंद्र यह जहाज बनाने में सक्षम नहीं हो सकता। यह एक अज्ञात विशेष रूप से शक्तिशाली मांत्रिक की रचना होना चाहिए, जिसने इसे बाद में निखिल चंद्र को दे दिया होगा। इसके अलावा जिस चीज ने इस शक्तिशाली जहाज को नियंत्रित कर रखा था, वो निखिल चंद्र द्वारा इसमें स्थापित किया गया प्रज्वलन ही था। अब जबकि प्रज्वलन ने अधीश की चेतना में प्रवेश कर लिया था, तो वो भी इस जहाज को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकता था, भले ही उसके पास प्रज्वलन को परिष्कृत करने की क्षमता नहीं थी। बहुत जल्द अधीश ने प्रज्वलन से अपनी चेतना को अलग किया और नारायण के संयुक्त यंत्र की सहायता से एक बार फिर अपनी दिमागी शक्ति वापस ले ली। उसे पहले से ही थोड़ी समझ थी कि यह प्रज्वलन कितना शक्तिशाली था, लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ इस जहाज को नियंत्रित करने की क्षमता थी, जो समुद्र के तल को स्वतंत्र रूप से पार कर सकता था। लेकिन यह जहाज और भी ज्यादा शक्तिशाली था, जिसके बारे में अधीश को अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं थी। इसके अलावा एक और बात जो वो प्रज्वलन के बारे में समझ चुका था, वो थी इसकी अग्नि दमन क्षमता। ये कितनी भी तेज लपटों को नियंत्रित कर सकता था। अचानक अधीश के दिमाग में इसका प्रयोग करके देखने का विचार आया। उसने अपना हाथ उठाया और मंत्र पढ़ा, ज्वाला निपात। जैसे ही सफेद लपटें उत्पन्न हुई, अधीश ने प्रज्वलन को सक्रिय कर दिया। कुछ ही देर में ज्वाला की भयंकर लपटें बिल्कुल शांत पड़ गईं। जैसा कि मैंने सोचा था, ज्वाला निपात को भी ये नियंत्रित कर सकता है, अधीश ने कहा। उसके चेहरे पर एक गर्व मिश्रित खुशी झलक रही थी। अब यदि मैं ज्वाला निपात को अपने दूसरे ज्वाला मंत्रों के साथ एकीकृत कर दूं, तो ये एक और विचार अधीश के मन में आया। क्योंकि अंधेरी शक्ति के मंत्रों को अपनी प्रकृति के किसी भी मंत्र के साथ जोड़कर उसे और शक्तिशाली बनाया जा सकता था, लेकिन यह विचार अपने आप में बहुत खतरनाक था। यदि इतनी ऊर्जा एक साथ दिमाग में स्थिर न हो सकी, तो इंसान अपने दिमाग से अपना नियंत्रण भी खो सकता था। लेकिन यह विचार आते ही अधीश इस काम को करने के लिए अधीर हो उठा और तुरंत ही उसने अपनी अंधेरी शक्ति के मंत्र ज्वाला निपात को बाकी के दोनों अग्नि मंत्रों के साथ एकीकृत कर दिया था। बाहर जाने से पहले वो अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता था, लेकिन अब उसके पास जीवन रक्षक कड़ा नहीं था और इसीलिए वो चाहता था कि यदि कोई मुसीबत आ गई तो उसके पास युद्ध करने के लिए पर्याप्त शक्ति रहे। उसके दिमाग में एक बार फिर अनंत ऊर्जा का संचार हुआ और उसके दिमाग में ऊर्जा की लहरें बहने लगी।
लेकिन इस काम में बहुत अधिक समय लगने वाला था। अधीश ने अब फिर से आंखें बंद कर ली और एक बार फिर जहाज का निरीक्षण करने लगा। उसे अब इस जहाज पर मांत्रिक पुष्कर को खोजना था। अब तक उसने इस जहाज पर एक सरसरी निगाह ही डाली थी। अब वो ध्यान से हर कोने की छानबीन करने लगा। अचानक अधीश ने एक जानी पहचानी आकृति देखी और उसके मुंह से निकला, क्या वो मांत्रिक पुष्कर नहीं है? ओह, वो अब तक पहली बाधा के बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। अब मैं 3 बाधाओं को पार कर चुका हूं और मुझे थोड़ी सी ही देर लगेगी। जैसे ही मैं इस जहाज का नक्शा समझ जाऊंगा, बाहर जाकर उसे खोज लूंगा। काफी देर तक जहाज का अध्ययन करने के बाद अधीश ने इसकी बुनियादी कार्यशैली को समझ लिया था। अब वो मांत्रिक पुष्कर को यहां से सीधे ही कुर्दुमान द्वीप भेज सकता था। अब समय आ गया है एक बार फिर मांत्रिक पुष्कर से मिलने का। ये सोचते हुए अधीश ने तुरंत निखिल चंद्र के जहाज को नियंत्रित किया और जल्दी से मांत्रिक पुष्कर तक पहुंच गया। अचानक एक सफेद रोशनी पुष्कर के सामने प्रकट हुई और अगले ही पल वो जहाज से गायब हो गया। समुद्र तट पर धूप चमक रही थी। सारी समुद्री हवा जोरों से बह रही थी और नम रेत पर कई जानवर विचरण कर रहे थे। अचानक एक सफेद रोशनी वहां प्रकट हुई और उसी के साथ समुद्र तट पर एक आकृति लड़खड़ाती हुई दिखाई दी। ये मांत्रिक पुष्कर था। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और वो बहुत अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा था। क्या हुआ? मैं यहां कैसे आ गया? क्या मुझे बाहर भेज दिया गया है? पुष्कर के मन में कई सवाल थे। वो भ्रमित था और कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसने अपने चारों ओर ध्यान से देखा। यदि मुझे बाहर भेज दिया गया है तो मांत्रिक अधीश कहां है? हे ईश्वर, उनके साथ कहीं कुछ। ये सोचकर ही पुष्कर घबरा गया। वो अधीश की वर्तमान स्थिति से बिल्कुल बेखबर था, लेकिन अभी वो सिर्फ अधीश के लिए प्रार्थना ही कर सकता था। मांत्रिक अधीश, मुझे आशा है कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मांत्रिक पुष्कर इस जगह को पहचानने की कोशिश करने लगा। वो अभी कुछ ही कदम चला था कि एक तेज आवाज के साथ समुद्र में एक विशाल लहर उठी। पुष्कर सचेत हो गया और उस स्थान से कुछ दूर हटकर खड़ा हो गया। लेकिन एक के बाद एक अनगिनत लहरें समुद्र में उठने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लहरों की सवारी कर रहा है और तेजी से द्वीप की ओर बढ़ रहा है। क्या ये समुद्री जानवर हैं? समुद्री जानवर फिर से कुर्दुमान द्वीप पर हमला कर रहे हैं। ये विचार आते ही पुष्कर के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसे खुद भी याद नहीं था कि ज्योतिमाला द्वीप पर उसने कितनी बार समुद्री जानवरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इस तरह की भयानक लहरें वो पहली बार देख रहा था। मुझे लगता है कि कुर्दुमान द्वीप किसी बड़े खतरे में है। उधर कुर्दुमान के बाकी मांत्रिक भी इसी आशंका से त्रस्त थे। सभी अपने अपने स्तर पर द्वीप की रक्षा की तैयारी में जुटे हुए थे। ये उनकी और उनके पूर्वजों की गौरवशाली भूमि थी। कुछ मांत्रिक तो यहीं पैदा हुए थे और अब तक बाहरी दुनिया देखी भी नहीं थी। लेकिन इस बार शायद समुद्री जानवरों ने भी ठान ही लिया था कि वे अब धरती पर कहर ढाएंगे। और यही कारण था कि 3 विरोधी गुट भी अब एक साथ मिलकर तैयारियां कर रहे थे। मांत्रिक उमाली के नेतृत्व में एक गुट महान मांत्रिक कौशलनाथ का पता लगाने के लिए निकल चुका था, लेकिन फिर भी बाकी मांत्रिक निश्चिंत नहीं हो सके थे। क्या होगा अगर मांत्रिक कौशल ने उनकी सहायता करने से मना कर दिया तो? क्या ये मांत्रिक आपस में मिलकर अपनी भूमि को बचा सकेंगे? क्या अधीश एक बार फिर कुर्दुमान की ओर लौटेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।